ये फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू चौसर इसके नोट्स हैं। एक्चुअली चौसर के बाद लिटरेचर क्लियर होने लग जाता है, हमको इजीली समझ में आता है, फेमिलियर नेम्स हैं। चौसर से पहले का जो लिटरेचर है, यानी 449 से लेकर लगभग 1350, ये पूरा जो पीरियड है इसका लिटरेचर बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको 2-3 बार आप अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो कुछ कुछ नाम फेमिलियर हो जाएंगे, कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट्स आपको समझ में आ जाएंगी। तो उस पर्पस से है ये अप टू चौसर। द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ ब्रिटेन is known as कीडमॉन्स हिम। क्रिश्चियन टेक्स्ट है, हिम का मतलब ये भजन। तो कीडमॉन्स हिम सबसे शुरुआती साहित्य माना जाता है ब्रिटेन का। वो एपिक है बियोवल्फ, वो एक अलग बात है। तो बाकी में एंड हैज बीन dated at around 680 AD। एग्जैक्टली कब लिखा गया ये नहीं पता, बट 680 AD रफली माना जाता है। क्या है ये कीडमॉन्स हिम? इट इज अ सॉन्ग। कीडमॉन्स हिम एक गाना है, संग बाय अ फार्मर, जो एक किसान ने गाया है भगवान का गुणगान करते, इन प्रेज ऑफ गॉड। इट इज द फर्स्ट क्रिश्चियन पोएम इन इंग्लिश। इंग्लिश का पहला क्रिश्चियन पोएम कीडमॉन्स हिम है, ये पता हो। द एग्जेटर बुक इज वन मैन्यूस्क्रिप्ट। एग्जेटर बुक वन मैन्यूस्क्रिप्ट है, एक है वो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने देखा था एलेजीज हैं, रिडल्स हैं, पोएम्स हैं, कंटेनिंग पोएम्स। इट इज़ एन एंथोलॉजी, ये कलेक्शन है, लोकेटेड इन द एग्जेटर कैथीड्रल। एग्जेटर कैथीड्रल नामक जो गिरजाघर है वहाँ पर रखा गया है, टू विच इट वॉज डोनेटेड इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में डोनेट किया गया एग्जेटर कैथीड्रल को, और एग्जेटर बुक वहाँ पर रखा है। कुल मिलाकर कीडमॉन्स हिम याद रखना है आपको, और एग्जेटर बुक क्या है ये याद रखना है आपको। उसके ऊपर मैंने अलग से मैटर दे भी रखा है। अनदर प्रोमिनेंट क्रिश्चियन टेक्स्ट इन ओल्ड इंग्लिश इज द ड्रीम ऑफ द रूड। क्रिश्चियन रॉड, ईश्वर की छड़ी, राजा की छड़ी, रूड रॉड। 7th सेंचुरी में लिखा गया है ड्रीम ऑफ द रूड। दे आर इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर इन इंग्लिश एंड नॉट इन लैटिन। ये अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी जैसा भी उस समय जानते थे, अंग्रेजी भाषा तो 1362 में आया है, पर जो भी अंग्रेजी भाषा की शुरुआती अवस्था थी उसमें लिखी गई है, ना कि लैटिन में। The first major epic poem from the Old English period is Beowulf. तो कीडमॉन्स हिम, ड्रीम ऑफ द रूड, एग्जेटर बुक और फिर Beowulf, which presents the first hero in English literature. Beowulf पहला हीरो है, even though the work is almost entirely Germanic. रचना जर्मैनिक है क्योंकि ये सारे जर्मैनिक ट्राइब्स थे। ये
जो गीट है, ये भी एक ट्राइब है, गीट और गीटलैंड। और ये स्कैंडिनेविया में भी बहुत सारे ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे। लायमॉन्स ब्रूट, रचना का नाम है ब्रूट, लायमॉन राइटर है, इज द फर्स्ट सस्टेन्ड अटेम्प्ट, लगातार चलने वाली कोशिश, टू प्रोवाइड अ नेशनल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हमें इस समय का इतिहास ये ब्रूट से मिलता है। फिर जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ 1137 में वो कुछ लिखेंगे, है ना, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिए, वो उससे भी हिस्ट्री का आइडिया मिलेगा। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रही हूँ, मैंने किसी वीडियो में डोम्सडे बुक जो कि विलियम नॉर्मन ने शुरू किया था, उसका ईयर शायद गलत बता दिया, 1067, उसका 1066 में, ये तो फिक्स्ड ईयर है, 1066 में विलियम नॉर्मन ने कॉन्कर किया था, उसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। 1066 तो छपा होना चाहिए। उसके ठीक 20 साल बाद की किताब है डोम्सडे बुक 1086। मैंने किसी वीडियो में 1067 गलती से बता दिया, उसको आप करेक्शन कर लें। तो वॉर्स, क्रिश्चियनिटी, लव, रोमांस एंड आर्थरियन टेल्स अपीयर इन ब्रूट। तो ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लव एंड रोमांस आया है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में लव एंड रोमांस नहीं था, बहादुरी थी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बहादुरी भी थी, लव एंड रोमांस भी है, ये सब कुछ है जो हमें ब्रूट में दिखाई पड़ता है। ब्रूट में बी कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल एपिक इन इंग्लिश। देखिए, बियोवल्फ पहला एपिक है, पर जर्मैनिक इन्फ्लुएंस का एपिक है। इंग्लिश, टिपिकली इंग्लिश एपिक ब्रूट है। और ब्रूट में आर्थर का रेफरेंस आता है इंग्लैंड में। इससे पहले नेनियस नाम के ग्रीक राइटर थे जिन्होंने आर्थर का जिक्र पहले ही कर दिया था। पर इंग्लिश रेफरेंस ब्रूट में हम आर्थरियन टेल्स देखते हैं, है ना। आर्थर का रेफरेंस कई पुराने टेक्स्ट्स में आएगा। तो ब्रूट में बी कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल एपिक इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा हुआ एपिक। वो तो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस है, हालांकि वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में लिखा हुआ है बियोवल्फ, वो बाद में लिखा गया। शुरुआती तो वो जर्मैनिक था, पेगन टेक्स्ट था। ब्रूट एंड बियोवल्फ टुगेदर, ये दोनों रचनाएं introduce the themes that start the romance tradition। रोमांस में बहादुरी भी होती है, और रोमांस में ऑफ कोर्स लव एंड रोमांस भी होता है, इमेजिनेशन भी होता है। ब्रूट एंड बियोवल्फ दोनों अपनी अपनी जगह विशेष इंपॉर्टेंस रखते हैं, परंतु रोमांस एक्चुअली एंग्लो नॉर्मन पीरियड का है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हीरोइज्म है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रोमांसेस, यूरोप में बाद में जो रोमांसेस लिखी गई हैं उनकी शुरुआत हम ढूंढ सकते हैं आर्थर और उसके आदमियों की, दरबारियों की कहानियों में ढूंढ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रोमांसेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आर्थरियन लेजेंड्स। आर्थर के लेजेंड्स में हमें सोर्स मिलता है कई यूरोपियन रोमांटिक कहानियों का। द बाइबल एंड द वर्क्स ऑफ सेंट ऑगस्टीन, जो कैंटरबरी कैथीड्रल के पहले आर्क बिशप बने थे, सेंट ऑगस्टीन ने लिखा था द सिटी ऑफ गॉड, हेवन एंड कन्फेशंस, इंसान अपने पाप जो कबूलता है, वर
सिग्निफिकेंट टेक्स्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, रिलेटेड टू क्रिश्चियन थॉट, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियनिटी के सूत्र सिद्धांत से जुड़े हुए। ऑगस्टीन्स वर्क जो सिटी ऑफ गॉड था, उसमें ऑगस्टीन ने 2 सिटीज बताई हैं, सिटी ऑफ गॉड हेवन, सिटी ऑफ मैन धरती। द सिटी ऑफ मैन टेम्पररी एंड सब्जेक्ट टू डीके, ये तो मौत की तरफ बढ़ेगा। सब्जेक्ट टू डीके मतलब ये तो मौत की तरफ निश्चित बढ़ेगा। एंड द सिटी ऑफ गॉड परमानेंट है, गॉड परमानेंट एंड परफेक्ट, हेवन। मैन इज अ सोजर्नर, मनुष्य यात्री है, इन द सिटी ऑफ मैन, एंड हिज गोल, और मनुष्य का लक्ष्य है, इज टू रीच द सिटी ऑफ गॉड, कि वो सिटी ऑफ गॉड तक एक दिन पहुंच जाए, हेवन। द चर्च represents the city of God, चर्च प्रतीक है सिटी ऑफ गॉड का। एंड न्यू यरूशलेम, जैसे अपन लोगों का बनारस वगैरह, वैसे इन लोगों का यरूशलेम उसका प्रतीक है। वॉज इट्स सिंबल, उनके लिए पवित्र नगरी है यरूशलेम। सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है मिडल एजेस का। इसके ऊपर टोटली इंग्लिश में मेरा एक वीडियो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट किसने लिखा किसी को नहीं पता। ऑफ अननोन ऑथरशिप, किसने लिखा, अनोनिमस है। बिलोंग्ड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, 1300 कुछ में लिखा गया है, 14th सेंचुरी में लिखा गया है, 1300 से 1350 के बीच में लिखा गया होगा। दिस पोएम इज एंग्लो सैक्सन, लिखा एंग्लो नॉर्मन पीरियड में है, पर स्टाइल एंग्लो सैक्सन स्टाइल है। इन इट्स एलिटरेटिव वर्ड्स, एलिटरेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। देर were other Arthurian romances, आर्थर से रिलेटेड बहुत सारी रोमांटिक कहानियाँ थी, बहादुरी की कहानियाँ थी, सच एज लांसलॉट, दरबारी थे बहुत बहादुर, और उनका आर्थर की पत्नी गिनेवियर से लव अफेयर हो गया, इसके बारे में भी कहानी है। फिर गिनेवियर के चक्कर में आर्थर और लांसलॉट की लड़ाई होगी, फिर कैसे आर्थर की डेथ होगी, डेथ ऑफ आर्थर। और द नाइट ऑफ द कार्ट, लांसलॉट, नाइट ऑफ द कार्ट, एंड पर्सिवल, सर पर्सिवल स्पीयर, आर्थर के दरबारी हैं। वेस्टलैंड में हम पढ़ते हैं कि होली ग्रेल को ढूंढने सर पर्सिवल निकलते हैं, एक सच्चे पुरुष हैं ये। द मोस्ट फेमस ऑफ द अर्ली रोमांसेस was the romance of the Rose by Guillaume and Jean de Meun। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको चौसर ने फिर ट्रांसलेट करके लिखा है। इट इज कास्ट इन द ड्रीम विजन फॉर्म, ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है चौसर के ज़माने तक भी चला है। चौसर के भी कुछ पोएम्स ड्रीम विजन मोड या स्टाइल में है। एक कैरेक्टर है, सपना देखता है, सपने में क्या क्या होता है वो पोएम। ड्रीम विजन, मैं बैठी हूँ सपना देख रही हूँ और सपने में ये हो रहा है। ड्रीम विजन फॉर्म एंड इज एन एलेगरी, और ये अपने आप में एक एलेगरी है। द ड्रीमर, जो व्यक्ति ख्वाब देख रहा है। एन एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन, अच्छे खानदानी युवक एक है रोमांस ऑफ द रोज में।
खानदानी युवक है, एंटर्स द गार्डन ऑफ लव, लव गार्डन में घुस जाता है, एंड फॉल्स इन लव विथ अ रोज। तो रोज सिंबल हो गई एक सुंदरी का। लायमॉन्स ब्रूट introduces the story of Arthur, includes the story of King Lear, याद रखें, and the last part of Comus। मिल्टन का जो कोमस पोएम है उसका लास्ट पार्ट का रेफरेंस हमें लायमॉन के ब्रूट में मिलता है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर्म के लिए। आपको अगर ये सब याद रहेगा तो कोई क्वेश्चन पुट अप हो तो लायमॉन्स ब्रूट से रिलेटेड आपको क्या क्या पता है, इन्फॉर्मेशन सारा एक जगह आप नोट कर सकते हो कि इसमें इतने सारे लाइंस थे, ये था। ऑर्म्स ऑर्म्यूलम बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है स्पेलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप कहते हैं SHINING, शाइनिंग, डिफ्थोंग यूज हुआ है, आई, शाइनिंग। आई जो है ना, शाइनिंग, ये लंबा साउंड है, शाई, आई, और सिंगल कॉन्सोनेंट है एन, शाइनिंग। और एक होता है घुटने के बल चढ़ना, शिनिंग, शिनिंग, छोटी ई की मात्रा, उसमें डबल कॉन्सोनेंट आता है, डबल कॉन्सोनेंट आता है शिनिंग, SHINNING, शिनिंग। शिनिंग डबल कॉन्सोनेंट के साथ छोटा साउंड, छोटा वावल साउंड, बड़े वावल साउंड के साथ सिंगल कॉन्सोनेंट, जैसे हाइडिंग, हाई, और सिंगल कॉन्सोनेंट डी, HIDING। और हिटिंग, मारना, छोटा वावल साउंड ई और डबल टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये ऑर्म के ऑर्म्यूलम से निकला है, जैसे बाद में इंग्लिश में फॉलो किया जाएगा। इसीलिए कई बच्चे लिखते हैं WRITTING, रिटिंग हो जाएगा वो, राइटिंग, WRI, राई लंबा साउंड है तो सिंगल टी आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। ऑर्म्स ऑर्म्यूलम इज अ वर्स पैराफ्रेज ऑफ द चर्च गॉस्पेल्स। चर्च में जो प्रवचन वगैरह सुनाए जाते हैं उसका वर्णन है। अगली ये सब रचनाओं के नाम है। इस शीट को, ये 50 पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रखें। द आउल एंड द नाइटिंगेल इज अ वर्स डिबेट। आउल एंड द नाइटिंगेल बहसबाजी है, एक तरीके से बहसबाजी भी क्या है, एक दूसरे को तर्क देते हैं। बिटवीन द टू बर्ड्स, मेरी लाइफ में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो कहता है मेरी लाइफ में क्या अच्छाइयाँ हैं। अबाउट देयर रिलेटिव मेरिट्स, रिलेटिव तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के जीवन की चर्चा करते हैं। डांटे एलिघियरी, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इनका लाइफ पीरियड है 1265 to 1321। इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी फिगर्स लाइक पेट्रार्क एंड बोकैचियो। पेट्रार्क और बोकैचियो नाम के महान इटालियन कवि। पेट्रार्क ने सोनेट शुरू नहीं किया, सोनेट तो बहुत पहले से चल रहा था। पेट्रार्क ने सोनेट को पॉपुलर किया। तो पेट्रार्क और बोकैचियो ने डीकैमरॉन लिखा था, जिसको पढ़ के चौसर को आइडिया मिला प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स लिखने का। तो डांटे ने इन दोनों कवियों को प्रभावित किया है। हिज फर्स्ट मेजर वर्क, डांटे का पहला इंपॉर्टेंट वर्क, वीटा नुओवा, जिसका मतलब है नया जीवन, द न्यू लाइफ, लॉन्च्ड Dante's famous
लव स्टोरी, हिज लव फॉर बियाट्रिस, बियाट्रिस नाम की लड़की के लिए उनके मन में जो प्यार था उसकी स्टोरी है वीटा नुओवा। बियाट्रिस प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन, बियाट्रिस प्रेरणा बनी डांटे के लिए फॉर मच ऑफ डांटेज वर्क, डांटे के पोएम्स के लिए। इवन दो शी डाइड अर्ली, वो छोटी कम उम्र में मर गई। एंड डांटे हैड वेरी लिटिल एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ हर, दूर दूर का प्रेम था डांटे का बियाट्रिस के लिए। डांटे हैड प्रॉमिस्ड, डांटे ने वादा किया था दैट ही वुड राइट ऑफ बियाट्रिस, कि वे बियाट्रिस के बारे में कुछ ऐसा लिखेंगे जो कि किसी ने पहले कभी किसी औरत के बारे में नहीं लिखा होगा। वॉट इन्वर्टेड कॉमास में है, वॉट हैज नेवर बिफोर बीन रिटन, जो आज तक पहले नहीं लिखा गया, ऑफ एनी वुमन, किसी भी औरत के बारे में, वो डांटे लिखेंगे बियाट्रिस के बारे में। वीटा नुओवा was a mixture of prose and poetry, prose and poetry का mix था। The Divine Comedy was composed by Dante during his exile, जब उन्हें बंद कर रखा था, एक तरीके से समाज से बहिष्कृत कर दिया था। उस ज़माने में ज्ञान की ज़्यादा बातें करो तो आपको एक तरफ कर दिया करते थे, तो उन्होंने डिवाइन कॉमेडी एग्जाइल में रहकर, निष्कासित अवस्था में रहकर लिखा है। द डिवाइन कॉमेडी इज एन एलेगरी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कंटेन्स 3 सेक्शंस, इसमें 3 सेक्शंस हैं और इन 3 सेक्शंस में क्या नाम है, इन्फर्नो जिसमें 33 कैंटोज हैं, पर्गेटरी 33 कैंटोज हैं, पैराडाइजो कंसिस्टिंग ऑफ 33 कैंटोज। पर्गेटरी इज easily the best section of the poem, सबसे अच्छा सेक्शन पर्गेटरी माना गया है। Dante describes hell with its 9 circles, जिससे इंस्पायर होकर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेल का डिस्क्रिप्शन दिया है। 9 गेट्स हैं, मिल्टन कहते हैं, डांटे के हेल से प्रभावित होकर। ओवर द गेट्स ऑफ द इन्फर्नो, हेल, इन्फर्नो हेल, दरवाजे के ऊपर लिखा है आर इंस्क्राइब्ड द वर्ड्स, ये शब्द लिखे हैं ऑल होप अबैंडन, सारी उम्मीद छोड़ दो तुम जो कि यहाँ प्रवेश कर रहे हो, जो नर्क में प्रवेश कर रहे हैं वो हेल से निकलने की उम्मीद कभी भी ना करें। ये तुम हु एंटर हियर, जो नरक में घुस जाएं वो कभी बाहर निकलने की उम्मीद ना करें। द गेट्स आर क्राउडेड, गेट्स के आसपास बहुत सारी भीड़ जमी हुई है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरक ही जाएंगे। बिकॉज सो मैनी पीपल आर डेस्टिन्ड टू गो इन टू इट, इतने लोगों के नसीब में है नरक में जाने की। विलियम लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, 1362, इज अ ड्रीम विजन। ड्रीम विजन एक स्टाइल है मिडिल इंग्लिश पोइट्री की, सपना देखना, ख्वाब में किसी चीज को देखना। एंड द फर्स्ट प्रोविंशियल वर्क इन इंग्लिश, एक प्रोविंस या सर्टन इलाके से रिलेटेड है। अब इस रचना में क्या है ये देखें। एक फील्ड है, खेत है, नीचे खाई है, ऊपर मीनार है, बीच में फील्ड है। फील्ड ये धरती है, नीचे खाई नरक है, ऊपर मीनार स्वर्ग है।
ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सब तरह के लोग, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र से, मीट इन अ फील्ड, एक फील्ड में मिलते हैं ये धरती, विच लैंगलैंड डिस्क्राइब्स एलिटरेटिवली, एलिटरेशन में लैंगलैंड उसका वर्णन करते हैं, एज अ फेयर फील्ड फुल ऑफ फोक। एलिटरेशन देखिए, फेयर फील्ड फुल ऑफ फोक, ये सुंदर फील्ड है, लोगों की भीड़ जमी हुई है, धरती है। द फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय अ हाई टावर, फील्ड के बॉर्डर के रूप में एक तरफ तो ऊंचा मीनार है हेवन, एंड दूसरी तरफ एंड अ डीप पिट, एक खाई है, वो पिट खाई वो है हेल। विल नैरेटर का नाम है पियर्स द प्लोमन का, पियर्स द प्लोमन का नैरेटर विल है, और यहाँ धरती पर बैठकर ट्रूथ से बात करता है। ट्रूथ है उस मीनार में, ट्रूथ सत्य, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, और विल हमारी तरह इंसान है, और वो बात करता है ईश्वर से, ट्रूथ से। द रेजिडेंट ऑफ द हाई टावर, जो ऊंचे मीनार में रहता है। अगली रचना पर्ल ऑफ अननोन ऑथरशिप, पता नहीं किसने लिखा, इज अ ज्वेलर्स लैमेंट। ज्वेलर का मतलब सर्राफ या सुनार ही नहीं, ये सिंबल है। एक पिता अपनी पुत्री के लिए रो रहे हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए रो रही है, एक सुनार अपने कीमती रत्न के खोने पर रो रहा है, कुछ भी हो सकता है, सब सिंबॉलिक है। इज अ ज्वेलर्स लैमेंट फॉर अ पर्ल ही हैज लॉस्ट, उसने जो रत्न खो दिया है, मोती खो दी है, वो कुछ भी हो सकता है, सिंबल है। सैड एट द लॉस, उसे बड़ा दुख है उस लॉस का। ही फॉल्स asleep इन अ गार्डन, वो एक बगीचे में सो जाता है। एंड ड्रीम्स, और ख्वाब देखता है, दैट द पर्ल comes before him in the form of a young woman, वो मोती आके एक औरत का रूप धारण करके सामने खड़ी हो जाती है। दे डिबेट, अब वो पिता पुत्र हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकती है, सुनार रत्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों के बीच बातें चलती हैं, डिबेट चलता है। ऑन थियोलॉजिकल इश्यूज, धार्मिक मुद्दों पर। स्पीकर हैज विजन्स ऑफ द न्यू जेरूसलम, और यरूशलेम के बारे में ख्वाब देखता है हमारा नैरेटर। विल तो नैरेटर था पियर्स द प्लोमन का, ये दूसरा है, पर्ल दूसरी रचना है। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, दैट द पर्ल represents अ पर्सन, हो सकता है पर्ल कोई एक्चुअल व्यक्ति हो, पर्ल कोई एक्चुअल व्यक्ति हो सकती है। फॉर द स्पीकर डिस्क्राइब्स द पर्ल, क्योंकि स्पीकर पर्ल का वर्णन करता है एज नियरर टू मी देन आंट और नीस, बुआ भतीजी से क्लोज है ये पर्ल मेरे लिए। एंड दैट शी लिव्ड नॉट 2 years इन आवर लैंड, मेरे प्रदेश में 2 साल भी नहीं रही। हो सकता है प्रेमी कह रहा हो कि 2 साल भी नहीं रही मेरी प्रेमिका मेरे जीवन में, बाप कह रहा हो बेटी के बारे में, कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। इट माइट बी अ डेड डॉटर होम द स्पीकर मोन्स, 2 साल भी नहीं जी। अगला रोत्स्विथा, औरत का नाम है, is widely accepted as the first woman writer in Europe. यूरोप में रोत्स्विथा
पहली वुमन राइटर, ऐसे 2-3 नाम आएंगे, फर्स्ट वुमन राइटर, कुल मिला के ये अमंग द फर्स्ट राइटर्स हैं। शी वॉज एन एबेस, धर्म से जुड़ी हुई महिला, एबे में रहने वाली, एंड रोट प्लेज इन लैटिन और क्रिश्चियन थीम्स, ईसाई विषयों पर लिखा करती थी लैटिन में। मारी डी फ्रांस wrote 12 lies, lay. A lie is a short narrative poem. The most famous woman writer of the period was Margery Kemp. बर्थ ईयर के बाद क्वेश्चन मार्क है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, डेथ ईयर इन लोगों का पता है। The book of Margery Kemp was the first autobiographical narrative, पहली ऑटोबायोग्राफी है ट्रॉमा, पीड़ाओं के बारे में, गिल्ट के बारे में, सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल इच्छाओं के बारे में। ये याद रखें आप, मार्गरी कैंप। इट इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी एक्सप्रेशन ऑफ अ वुमन्स साइकोलॉजिकल स्टेट, उसकी साइकोलॉजी और मनः स्थिति का वर्णन है।